दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विद एसपी पे। आज हम लोग एक नया अध्याय जिसे हिस्ट्री कहते हैं, यानी हिस्ट्री 3 पार्टों में डिवाइड है, यानी एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। हिंदी में कहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम लोग पहले आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, 2 सेगमेंट रह जाएंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आधुनिक इतिहास को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आधुनिक जो इतिहास है वो स्टार्ट होता है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो तथाकथित मुगल शासक आते हैं वो बहुत कमजोर शासक आते हैं। उसके बाद अंग्रेज धीरे धीरे अपना दबदबा बनाते रहते हैं, यूरोपीय शक्तियां आना स्टार्ट होती हैं। वहीं से हम आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानते हैं और औरंगजेब की मृत्यु। तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं यूरोपियों का आगमन, यानी यूरोपीय लोग भारत में आए, वहां से हम आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानते हैं। और उधर औरंगजेब की मृत्यु हुई। औरंगजेब जब मुगल सत्ता स्थापित नहीं हुई तो उससे पहले ही यूरोपीय शक्तियां आने लगी थी, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद यूरोपीय लोग शक्तिशाली हुए और उन्होंने रूल करना भारत पे स्टार्ट किया। तो इसीलिए कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद आधुनिक इतिहास स्टार्ट हो जाता है। तो यूरोपीय जो कंपनियां हैं वो आए और उन्होंने कंपनी यहाँ स्थापित की। तो वही चीज हम लोग देखेंगे। तो आइए, यूरोपियों का आगमन। तो सबसे पहले कौन आए, किसने कंपनी स्थापित की, फिर क्या क्या हुआ, यहाँ से घटनाक्रम स्टार्ट हो जाता है। तो पहले इनका आगमन देख लेते हैं, फिर एक फ्लो बन जाएगा, मतलब क्रम बन जाएगा हिस्ट्री में आगे जाने का, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। तो अब देखते हैं। तो पहले जो लोग हैं, पुर्तगाली लोग आए। आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। तो वहीं से यूरोपियों का आगमन स्टार्ट हो जाता। पुर्तगाल पहली शक्ति थी जो आई थी। तो पुर्तगाल में जो 1400, देखो 1400 ये लिखा हुआ है, 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में यहाँ पर पहले नंबर आया डिगामा, और वास्को डिगामा आया कालीकट पे। ठीक है, ये कालीकट पे वास्को डिगामा आया, पहुंचा सर्वप्रथम। तो वहां का राजा था जमोरिन। जमोरिन उसकी उपाधि थी बेसिकली। तो जो राजा था उसकी उपाधि थी जमोरिन। उसने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया और यहाँ से बहुत स्वागत करने के बाद उसे इतने मिर्च मसाले दिए कि वो वहां ले गया, तो उसे बहुत लाभ हुआ। और जब किसी को एक बार लाभ हो जाता है, कहते हैं ना, शेर के दांत में अगर खून लग जाए मुंह में, तो फिर शेर शिकार ही मांगता है, फिर उसे और कोई चीज अच्छी लगती नहीं। कहते हैं ना, शेर के मुंह में खून लग गया है तो वो बार बार आएगा। तो यही सीन हो गया वास्को डिगामा के साथ। क्या हुआ कि वास्को डिगामा जब आया वो कालीकट पे उतरा, जैसे ये देखो, यहाँ पर 1498 ईस्वी में ये वास्को डिगामा आया। ठीक, और ये कालीकट पे आया, पहुंचा, और यहाँ का जो राजा था जमोरिन ने स्वागत किया उसका। और स्वागत करने के बाद उसे मिर्च मसाले, जो मसाले होते ना, वो दिए। जैसे काली मिर्च है, और जो जैसे धनिया, और ये जो मसाले चलते हैं वो मसाले बहुत दिए। वो मसाले लेकर वो चला गया वहां। तो उसे करीबन 60 गुना फायदा हुआ था लगभग। तो इतना फायदा होगा तो कोई क्यों नहीं आएगा दोबारा। तो फिर इसने वहां जाके बताया कि हम में वहां गए थे। तो इसने जो कहते हैं कि इसने इंडिया की खोज की थी। इंडिया तो पहले से था ही, इंडिया की खोज कैसे कर सकता है, इंडिया तो पहले अस्तित्व में था, लेकिन इंडिया आने के समुद्र मार्ग की खोज की थी। समझ रहे हैं, तो ये था सीन। तो ये आया और ये वहां जमोरियन राजा ने स्वागत किया, उसे बहुत सारे मसाले दिए, बहुत सारे वो दिए, तो वो ले गया और वहां जाके उसने बेचा यूरोप में, तो उसे बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। तो इसलिए फिर इसके किसी को लाभ हो तो फिर वो बार बार वही चीज करने की कोशिश भी करता है। तो ये दोबारा आया, तिबारा आया, 3 बार आया था वास्को ड गामा। ठीक है, ये 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 लिखा हुआ है, यानी समुद्र, ये समुद्र, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। जैसे समुद्र पर
समुद्र के जरिए भारत में कैसे आया जाएगा, उस मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने, ना कि ये भारत की खोज की थी। तो ये जो शब्द बोलते हैं लोग कि भारत की खोज की थी, ये बहुत गलत बोलते हैं। इसमें थोड़ा सुधार किया जाए कि मतलब भारत आने वाले समुद्र मार्ग की खोज की थी। स्थल मार्ग से तो लोग पहले आते ही थे ना, जब गुप्त काल चल रहा था, मौर्य काल चल रहा था, तब व्यापार होता ही था ना। तो प्लेनी कह रहा था कि मतलब मुझे बहुत दुख हो रहा है, जो यूरोप की मतलब कीमती वस्तुएं भारत के मतलब जो कपड़ा जाते थे और जो मसाले जाते थे, उनके बदले जो यूरोप की कीमती वस्तुएं यानी कि सोना चांदी, वो यूरोप यूरोप से भारत जा रहे हैं। तो इस पर प्लिनी दुख व्यक्त करता है ना। तो यानी कि तब भी व्यापार होता था इंडिया से यूरोप का, तो फिर इंडिया तो तब भी था ना। तो ये कहना चाह रहे हैं हम। तो इसलिए भारत आने के वाला जो समुद्र मार्ग था उसकी खोज की थी। तो ये हो गया होगा। अब दूसरा क्या पॉइंट है, यानी 1905 में सर्वप्रथम तो फ्रांसीसी, जैसे अब ये आ गया पुर्तगाली आ गया, ये दोबारा फिर आया था, जो वास्को डी गामा है वो 1503 में दोबारा फिर आया था, और फिर दोबारा फिर आया था, 3 बार आया था ये। ठीक है, हमने तुम्हें बता दिया यहाँ पीडीएफ में, लगा नहीं है। तो 3 बार आया था वास्को डी गामा, यानी 98 में, फिर 1900 में 1503 में फिर आया था दोबारा, और तीसरी बार फिर आया था। अब देखिए फ्रांस, तो इनका जो पुर्तगाली है, अब जैसे पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली ये आया था केवल उस हिसाब से देखने। अब ये वहां गया, इसने बताया कि इतना मुनाफा हुआ है, वहाँ ऐसी ऐसी चीजें उत्पादित होती हैं, और वहां से हम लेके आए हैं, तो सारा टैक्स वैक्स काटने के बाद, पूरा खर्चा काटने के बाद इतना मुनाफा हुआ है। तो वहां से लोग चले इंडिया के लिए आए, तो फिर यहाँ आके उन्होंने सत्ता स्थापित करना चाहिए, व्यापार के साथ साथ उन्होंने सत्ता स्थापित करना चाहिए। तो जो पहली शक्ति थी जो सत्ता स्थापित करना चाह रही थी, पहले पुर्तगाली आए थे, वास्को डी गामा आया था, तो पुर्तगाली ही गवर्नर पहला बना। देखो 1503 में, देखो यानी 1505 में सर्वप्रथम ये गवर्नर है फ्रांसिस फ्रांसिस डी अल्मीडा। ये अल्मीडा है जो पुर्तगाली कंपनी का गवर्नर है। ठीक है, जो पहला गवर्नर, सर्वप्रथम गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मीडा। अब ये बन रहा है 1505 ईस्वी में, फ्रांसिस डी अल्मीडा। ठीक है, यहाँ पर 1505 ईस्वी में बन रहा है। इसने क्या किया, यहाँ पर आके रूल करना स्टार्ट किया, और रूल करना स्टार्ट किया है, तो इसने एक पॉलिसी चलाई थी, इसे कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी नीले समुद्र की नीति बोलते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी। और ये कहा इसने चलाई थी, ये चलाई थी इसने बंगाल की खाड़ी में। यानी जो बंगाल की खाड़ी है ना, इससे अगर जो जहाजों द्वारा व्यापार होगा, तो इसने एक दूसरी पॉलिसी चलाई थी, यानी कर देना पड़ेगा मुझे। जैसे ये है एक, ये देखो, ये वाली है ब्लू वाटर पॉलिसी, ये ब्लू वाटर पॉलिसी, और एक ये व्यापार में लाइसेंस लेने देने का काम किया था। यानी अगर जो आप व्यापार करेंगे बंगाल की खाड़ी से, तो मुझे लाइसेंस दो, और लाइसेंस नहीं दोगे तो आपके जो भी जहाज हैं वो लूट लिए जाएंगे। समझ में आया? ये पॉलिसी थी इसकी ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि कहता था ये बंगाल की खाड़ी है, इसके जो जल है उस पर मेरा एकाधिकार है। ब्लू वाटर माने पानी का रंग नीला होता है, तो इसलिए नीले जल की नीति बोलते हैं इसे। ये बंगाल की खाड़ी में स्थापित किया था, यानी बंगाल की खाड़ी के जल से कोई भी जहाज गुजरेगा, चाहे यात्री वाला हो और चाहे माल वाला हो, वो हमें टैक्स देगा, हमसे लाइसेंस लेगा, और टैक्स या लाइसेंस हमसे नहीं लेगा तो फिर हम उसके जहाज को लूट लेते थे। ये लोग खुद ही डाकुओं को भेज के लुटवा देते थे, या उस जहाज को डुबा देते थे। ये पॉलिसी थी फ्रांसिस डी अल्मीडा की, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला, ये गवर्नर है फ्रांसिस डी अल्मीडा, और ये पहला गवर्नर है, गालियों का पहला गवर्नर है। और ये 1505 में बना था, और 1509 तक रहेगा। ठीक है, तो पहले गवर्नर की फ्रांसिस, पहला कौन सा गवर्नर, फ्रांसिस डी अल्मीडा। कौन सी नीति है, दो नीति है, यानी व्यापार में लाइसेंस देने का काम किया था, ब्लू बॉर्डर पॉलिसी। अब दूसरा गवर्नर आएगा, ये पुर्तगाल में, ये 1509 ईस्वी में बनेगा, पुर्तगाल का दूसरा गवर्नर, और इसका नाम है फ्रांसिस डी अल्बुकर्क। वो था फ्रांसिस डी अल्मीडा, और ये है अल्बुकर्क। वो आगे वाले शब्द तो उस हिसाब से रहने दो,
तुम अल्मीडा और अल्बुकर्क याद रखो। तो पहला अल्मीडा फिर अल्बुकर्क। इसने क्या किया दूसरे गवर्नर ने, यानी गोवा पे कब्जा कर लिया। इसने 1500 मतलब 10 ईस्वी में गोवा पे कब्जा कर लिया था। ये है 1510 ईस्वी में इसने गोवा पे कब्जा कर लिया। बीजापुर के सुल्तान से लिया। तो बीजापुर के सुल्तान जैसे आपने सुना होगा, उसमें गोलकुंडा है, बीजापुर है, बरार है, विदर है। ये जो राज्य अलग अलग टूट गए थे ना उस टाइम, 5 राज्यों में बट गया था। तो उन्हीं का जो है ना, उसका एक जो है बीजापुर, बीजापुर के सुल्तान से इसने गोवा को अपने अंडर में ले लिया है। उन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया 1510 ईस्वी में। और दूसरे गवर्नर ने अल्बुकर्क में, इसने ये किया। तो उसके दो काम, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी और लाइसेंसिंग प्रणाली। और इसका एक काम अल्बुकर्क का क्या है, यानी गोवा पे इसने अधिकार कर लिया। अब आएगा तीसरा गवर्नर, फ्रांस फ्रांस मतलब पुर्तगाल का ही, और वो है नीनो डी कून्हा। पुर्तगाली गवर्नर है, ये तीसरा है। ठीक है, ये तीसरा गवर्नर है, ये वाला नीनो डी कून्हा, पुर्तगाली गवर्नर। तो अब इसने क्या किया है कि मराठों ने पुर्तगालियों की 2 जगह छीन ली। जो पुर्तगालियों ने, इसने जो कब्जा किया था ना, इसने इसने एक तो गोवा छीना था, और काफी जगह जैसे सालसेट है, वसैन है, ये छीन ली थी। ठीक है, तो उस पे क्या किया, जब ये नीनो डी कून्हा गवर्नर बनता है तो मराठों ने इसे अपने अंडर में ले लिया। ये वाली जगह है, ये मराठों ने पुर्तगालियों से छीन ली थी। नीनो डी कून्हा का एक काम है इसका, इसने गोवा को राजधानी बनाया था। ठीक है, राजधानी बनाया था इसने गोवा। इसका ये काम है, ये इसमें ध्यान रखना। यानी कि पहले का अल्मीडा का 2 काम, ब्लू वाटर पॉलिसी पूछता है, कई बार पूछा, 1000 के बार क्वेश्चन पूछा है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई, अल्मीडा ने। लाइसेंसिंग प्रणाली अल्मीडा ने। और गोवा पे कब्जा किसने किया, तो कब्जा की बात पूछेगा तो अल्बुकर्क ने। और गोवा को राजधानी किसने बनाया, तो नीनो डी कून्हा ने। ये ध्यान रखना, ठीक है, राजधानी बनाया नीनो डी कून्हा ने। तो ये इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये जो पुर्तगाली गवर्नर है, इनकी पूरी श्रृंखला इतनी ही है। दूसरी यूरोपीय जो कंपनी आएगी, ये पुर्तगाली आए हैं, अब दूसरी जो कंपनी आएगी उसका नाम है डच, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया क्यों बोलते थे, क्योंकि जो इंडिया है ना, उनके हिसाब से ईस्ट में पड़ता था, यानी पूर्व में। क्योंकि उन लोगों को, जैसे यूरोप वाले हैं और अमेरिका वाले, उनको हम पश्चिम बोलते हैं ना, कहते हैं कि इन लोगों पे तो पश्चिमी सभ्यता का असर है, समझ रहे हैं, वही से वो पश्चिम में है, और उनसे हम लोग हैं वो है पूरब में। तो इसलिए सारी कंपनी को वो ईस्ट इंडिया बोलते थे, क्योंकि इंडिया ईस्ट में पड़ता था, इसलिए। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी हो गई पुर्तगाली कंपनी। ये डच वाली जो कंपनी है, कोई नीदरलैंड कहते हैं। ठीक है, नीदरलैंड की जो कंपनी है उसको डच कहते हैं। जो प्रथम कारखाना है वो मसूलीपट्टनम में लगा है, यानी कि जो इसका प्रथम कारखाना है वो मसूलीपट्टनम में 1600 में बनाया था इसने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में। और डच वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, इन जो पुर्तगाली थे, इनका पहला कारखाना उसमें था केरल के कोच्चि में, और इनका बना है मसूलीपट्टनम में। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला कारखाना है वो मसूलीपट्टनम में बना है, और 1605 ईस्वी में, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इतना ही ध्यान रखना डच वालों में। डच वालों को गवर्नर ववर्नर थोड़े आते नहीं है, सब प्रसिद्ध है नहीं, यही 3 आते हैं इनके। पुर्तगालियों में फिर अंग्रेज के आते हैं, तो अंग्रेज के विस्तार से पढ़ेंगे। फ्रांस वालों के आते हैं तो फ्रांस के देख लेंगे। ठीक है, तो इनका एक पॉइंट याद रखना, इन्होंने पहली अपनी कंपनी का स्थापित की
मछलीपट्टनम में कब 1605 में, जो वर्तमान आंध्र प्रदेश में है। और उनकी पुर्तगालियों की पहली कंपनी कामनी बनी है कोच्चि में। अब आइए अंग्रेज आ जाते हैं। अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं आके, तो अंग्रेज जो है ना, ब्रिटिश बोलते हैं अंग्रेजों को। तो इन्होंने क्या किया, इनकी जो कंपनी का गठन हुआ था वो 1599 ईस्वी में हो गया था, जब उनकी महारानी एलिजाबेथ थी। तो एलिजाबेथ के समय ही उनकी कंपनी का गठन हुआ था। और उस समय हमारे यहाँ जो बादशाह था वो अकबर था, शासन चल रहा था, इतना ध्यान रखना। तो उन्होंने गठन तो कर दिया, लेकिन रानी एलिजाबेथ ने शाही चार्टर लिया, यानी 1600 ईस्वी में। जो हमने बोला था रानी एलिजाबेथ का शासन चल रहा था, तो ये रानी एलिजाबेथ हैं। 1600 में शाही चार्टर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कहा आप पूर्व के साथ व्यापार कीजिए जाके। ठीक है, तो पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति रानी एलिजाबेथ ने दे दिया। और जब ईस्ट इंडिया का, क्योंकि ये हमने अकबर का नाम इसलिए लिया कि एक एग्जाम में ये क्वेश्चन बना था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तब भारत में बादशाह कौन था, तो उस समय अकबर था 1599, क्योंकि अकबर की मृत्यु हुई है 1605 ईस्वी में, तो उस समय बादशाह अकबर ही था। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था इसलिए हमने बताया। जब गठन हुआ तो बादशाह अकबर था। और जो 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ ने शाही चार्टर दे दिया पूर्व के साथ व्यापार करने का इनको, अंग्रेजों को। अब मिल गई अनुमति, तो फिर पहला जो आया राजदूत वो आया है 1600, देखो, यानी कि मतलब 1608 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस आया। अब विलियम हॉकिंस आया, ये आया था अकबर के दरबार में। तो इन्होंने फारसी बोलते थे, उसमें खूब तारीफ की अकबर की कि बादशाह अकबर ये हैं, ये हैं, ये हैं। तो जहांगीर ने कहा थोड़ा रुक जाओ भाई, क्या बोल रहे हो, अरे बादशाह अकबर इतना विस्तार है, शाही पंचम इतना लहरा रहा है। और इसने फारसी में बात की। तो उन्होंने कहा ये जो है दरबार अब जहांगीर का है, अकबर का नहीं है, हम उनके बेटे हैं। तब इसे थोड़ा वो हुआ कि भाई, तो हमने तारीफ में कसीदे पढ़ दिए और वो इंसान ही नहीं है सामने। समझ रहे हैं, जैसे किसी की तारीफ करो आप और वो इंसान ना हो, तारीफ कर दो कोई निकले और लगता है यार शब्द वेस्ट गए, टाइम वेस्ट गया। तो वही हुआ विलियम हॉकिंस के साथ। तो इन्होंने कहा कि जहांगीर ने कहा कि हम उनके बेटे हैं, और वो बादशाह तो चल बसे। तो फिर इसने जहांगीर से फारसी में वार्तालाप किया था। तो जहांगीर बड़ा मतलब इससे प्रभावित हुआ कि एक अंग्रेज को फारसी भाषा आती हो, इतनी उच्च कोटि की आने से ये प्रसन्न होकर इसने उसे अपने राज दरबार में रख लिया, विलियम हॉकिंस को। ठीक है, तो पहला राजदूत विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर आया अकबर के दरबार में, लेकिन उस समय बादशाह था जहांगीर। ठीक, और ये जो दूसरा है, यानी कि पहला अस्थायी कारखाने की जो अनुमति इनको मिल गई थी वो इन्होंने लगाया था 1611 ईस्वी में। ठीक है, यानी कि 1611 ईस्वी में अस्थायी कारखाना बनाया था। ये बनाया था इन्होंने मछलीपट्टनम में। अब देखना कि मछलीपट्टनम में पहले कारखाना किसका है, डच वालों का भी है मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। और 1611 ईस्वी में अस्थाई, ये स्थायी नहीं है, पहला अस्थाई कारखाना अंग्रेजों का 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में डच वालों का है, और उनका जो है पुर्तगालियों का, वो पुर्तगालियों का है कोच्चि में। ठीक, उनका स्थायी है, इनका ये अभी अस्थायी है। अब ये क्या करेंगे, स्थायी कारखाना बनाएंगे सूरत में। ठीक है, तो अब आ 1613 ईस्वी में पहली स्थायी फैक्ट्री कारखाना सूरत में, हमने यही बताया था कि इन्होंने ये, अब इन्होंने स्थायी कारखाना बनाया सूरत में। ये बनाया है जाके इन्होंने 1613 ईस्वी में पहला स्थायी कारखाना बनाया सूरत में। ठीक, और 1615 ईस्वी में इनके दरबार में एक दूसरा दरबारी आता है, राजदूत आता है, उसका नाम है थॉमस रो।
ये जहांगीर के दरबार में आया प्रॉपरली, तो जहांगीर ही तब शासन करता हुआ मिला है। ठीक, पहला अगर जो पूछे जो यूरोप से आने वाला राजू वो उनका तो विलियम हॉकिंस और दूसरा थॉमस रो। विलियम हॉकिंस आया था अकबर के दरबार में, मिला जहांगीर, और ये थॉमस रो तो आया था जहांगीर के लिए और जहांगीर ही इन्हें मिला है। ये आया है 1615 ईस्वी में। ये ध्यान रखना, डेट कई बार पूछी जाती है। इनकी स्थायी जो फैक्ट्री है वो 1603 ईस्वी में बनी थी, और पहली अस्थायी फैक्ट्री 1611 में बनी थी, वो मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम बोलते हैं, और स्थायी सूरत में। ठीक, ये अंग्रेज का हो गया। अब आते हैं फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसी आते हैं 1668 में, कारखाना लगाते हैं ये भी। इसीलिए फ्रांस वालों की और अंग्रेज वालों की बहुत तनातनी होती थी, क्योंकि जो पहला कारखाना उन्होंने अस्थायी रूप से ही तो लगाया था अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में, लेकिन स्थायी कारखाना तो उनका सूरत में लगा, ये 1300 मतलब 1613 ईस्वी में, ये सूरत में, और इन्होंने भी सूरत में ही आके डाल दिया फ्रांस वालों ने। और ये आए 68 में, मतलब 64 में इनकी जो फैक्ट्री बनी थी, और 68 में इन्होंने कारखाना डाल दिया था। ये 64 में आए थे, ठीक, 1664 में, 68 में इन्होंने फैक्ट्री डाल दी, ये ध्यान रखना। तो अब सारे इनका क्रम याद रखना, कई बार इनका क्रम पूछ लेता है। अब ये अंग्रेजों का विस्तार अब चलेगा, तो इनका क्रम देखते रहना। यानी पहले कौन आए, पहले आए पुर्तगाली, ठीक, और दूसरे पे आए डच, और तीसरे पे कौन से आए, अंग्रेज, ठीक, इंग्लिश। तो पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, और फिर आएंगे फ्रांसीसी, ठीक वाले। इनके बीच में डेनिस और आ जाते हैं, उनका और ध्यान रखना। लेकिन वो डेनिस का अगर क्रम लगवाएगा तो ध्यान रखना, लेकिन सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आते हैं, ठीक। डेनिस और आते हैं इनके बीच में, यानी अंग्रेज के बाद डच, और डच के बाद ये आते हैं डेनिस। डेनिस को और याद रखना, ठीक, यहाँ पर। तो ये 5 कंपनी आई थी, पांचों को याद रखना। पहली पुर्तगाली, फिर दूसरी डच, इंग्लिश यानी अंग्रेज, और डच वो डेनिश यानी डेनमार्क वाले, और फिर फ्रांस वाले। अब आइए अंग्रेजों का विस्तार। अब विस्तार देखते हैं कैसे कैसे हुआ। तो इनकी अब तनी, फ्रांस वालों की और अंग्रेजों की। तो अंग्रेज फ्रांसीसी जो एक गवर्नर है, आपने नाम सुना होगा डुप्ले का, बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर था, और उसकी अगर जो नीति से चलते, और ये जो कंपनी फ्रांस वाली सरकारी ना होती, तो शायद अंग्रेज के गुलाम नहीं, फ्रांस वालों के गुलाम होते। तो हम फ्रांस वालों से आजादी लड़के मांगते, अंग्रेजों से नहीं। डुप्ले जो है ना, इतना महत्वाकांक्षी गवर्नर था कि डुप्ले ने पहले फ्रांसीसी युद्ध हुआ इनसे, फ्रांस वालों से और उससे अंग्रेजों से, तो उसने ऑलमोस्ट हरा दिया था उन्हें, और हरा के वो सफाया करने वाला था, लेकिन वहां फ्रांस से दबाव आया तो उसे संधि करनी पड़ी, तो जो जीते हुए थे वो लौटाने पड़े थे क्षेत्र। और उसी ने है साइक संधि जो है, उसकी जो एक सुनते होगे आप, जो अंग्रेजों ने निकाली थी साइक संधि। तो साइक संधि का जो जनक है ना, वो डुप्ले को ही माना जाता है, वो फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक। आइए देखते हैं इसको, मथुरा का युद्ध या बेदरा का युद्ध। इस युद्ध को 2 नाम से जाना जाता है। ये 1759 ईस्वी में हुआ और डचों को हराया। जो डच आए थे, हमने अभी आपसे बोला था कि जो दूसरे नंबर पर आए थे डच, उनसे युद्ध हुआ अंग्रेजों को। अब अंग्रेज सफाया करने लगे हैं, यानी एक एक करके शक्ति को इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं, खुद अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। तो पहले इन्होंने डच से लड़ाई लड़ी, ये बेदरा के युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में, और डचों को इन्होंने हरा दिया। अब डच हो गए गायब, अब डच चले जाएंगे। फिर ये स्वाली का युद्ध, स्वाली का युद्ध बोलते हैं इसे, ये 1612 में हुआ, और इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया था यहाँ पर। और पुर्तगालियों को तो पहले इन्होंने हरा ही चुके थे 1612 में, उसके बाद इनके वैवाहिक संबंध भी हो जाते हैं। तो पुर्तगाली तो इनके
रास्ते का रोड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि वैवाहिक संबंध हो जाते हैं तो वो निकल जाते हैं उधर इंडोनेशिया की तरफ, पुर्तगाली उस देश की तरफ इंडिया को मतलब उस हिसाब से छोड़ देते हैं, तो वो इंडोनेशिया पर ध्यान देते हैं। अब और दो शक्ति टकराती हैं, जैसे इन्हें तो जैसे डच डच को हरा दिया बेदरा के युद्ध में, ध्यान रखना, ठीक है, बेदरा के युद्ध में डच वालों को हरा दिया, और इन्हें इस युद्ध में हरा दिया स्वालिकी में पुर्तगालियों को 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने। अब बचे फ्रांसीसी। अब इंग्लिश और फ्रेंच के मध्य युद्ध होंगे, ठीक, तो कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं इसे। जैसे कर्नाटक का युद्ध प्रथम द्वितीय और तृतीय 3 युद्ध होंगे, और वो दूसरे की कंधा पे बंदूक धर के चलाए जाते हैं, उस हिसाब से बोलते हैं ना कि दूसरे की कंधा पे धर के बंदूक चलाना, वही सीन हुआ है। यानी कि एक तरफ अंग्रेज थे और दूसरी तरफ फ्रांस वाले थे, तो इस हिसाब से 3 युद्ध लड़े इन्होंने, उन्हें कर्नाटक का युद्ध बोलते हैं। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए हैं, उनकी आपको डेट याद रखना बस, और उसमें आपको कुछ नहीं याद रखना है, उस आपकी डेट से ही काम चल जाएगा। तो आइए ये तीनों युद्ध देखते हैं, ठीक। तो यानी कर्नाटक का युद्ध जो हुआ अंग्रेजों के मध्य और फ्रांस के मध्य, पहला अंग्रेज जो कर्नाटक युद्ध हुआ 1744 से 1748, ये 4 साल चला युद्ध। संधि से हुआ और युद्ध की टाइमिंग ये दोनों पूछ लेता है, ये याद रखना। जो कर्नाटक का पहला युद्ध है वो 1744 से 1748 तक चला, और युद्ध जो समाप्त हुआ वो ये संधि है एक्स ला सापेल की संधि बोलते हैं, ये चापेल लिखा हुआ है, ये एक जगह है यूरोप में, उस जगह के नाम पर इस संधि का नाम पड़ा है। हुआ यूं था, जैसे फ्रांस और ये अंग्रेज, शायद आपने वर्ल्ड मैप देखा हो, तो जो फ्रांस और अंग्रेज हैं वो एक संधि है, जल संधि है, उससे सेपरेट होते हैं, और दोनों ही प्रतिद्वंदी थे। यहाँ सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, 7 सालों का युद्ध चल रहा था, 7 सालों को लेके, तो उत्तराधिकार मतलब ऐसा सीन था, तो वो लंबा युद्ध चल रहा था। तो फिर जब ये युद्ध हुआ तो वहीं पर जो एक जगह है एक्स ला सापेल, उसी जगह के नाम पर इस संधि का नाम पड़ा। तो ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है वो किस संधि से समाप्त हुआ है, वो एक्स ला सापेल की संधि से समाप्त हुआ है, ये ध्यान रखना। तो पहला 4 साल युद्ध चला, तो कौन सी संधि से समाप्त हुआ ये ध्यान रखना। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से 54, 49 से 54 ये द्वितीय है, पहला जी पहला ये और द्वितीय ये। अब 49 से 54 तक चला, यानी 1749 से 1754 तक अंबर के युद्ध के साथ शुरुआत हुई थी। ये एक छोटा सा युद्ध हुआ था, उससे शुरुआत हो गई थी इस युद्ध की। फिर दो दो तरफ हैं, यानी एक तरफ 2 पक्ष लड़ रहे हैं, एक तरफ अंग्रेज एक तरफ फ्रांस वाले। तो यही हम बोलना चाह रहे हैं, जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था तो ऑलमोस्ट अंग्रेज को हरा दिया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। फ्रांसीसी गवर्नर था वो डुप्ले, उसने ऑलमोस्ट इन्हें हरा दिया था अंग्रेजों को। फिर संधि होनी पड़ी, संधि हो गई तो जितनी चीजें इनकी उसने कब्जा कर ली थी वो लौटानी पड़ी, अंग्रेजों ने उनकी लौटाई। और फिर देखो 48 में ये युद्ध खत्म हुआ है, और देखो 49 में फिर स्टार्ट हो जाता है। मतलब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, उधर रुपले की भी महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी कि हम अधिकार कर लें इंडिया पे, वो कहते थे हम अधिकार कर लें इंडिया पे। अब दिक्कत ये हुई कि ये फ्रांस वाली कंपनी थी, वो सरकारी कंपनी थी, इसे अप्रूवल या कोई निर्णय लेने में टाइम लगता था। लेकिन अंग्रेज की ये कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, इनको जो भी निर्णय लेते थे वो तत्काल लेते थे। और दूसरी चीज, अंग्रेजों की जो है नौसेना बहुत बेहतर थी युद्ध के मामले में, तो नौसेना का ये अच्छी थी इनकी, उनकी थोड़ी नौसेना मतलब तुलनात्मक रूप से कमजोर थी, और वो सरकारी कंपनी थी। यही कारण है कि फ्रांस थोड़ा डिफीट खा गया, वरना फ्रांस आज मतलब कुछ और ही होता। और ये युद्ध जो है समाप्त हुआ पांडिचेरी की संधि से, यानी पांडिचेरी की संधि। तो पहली संधि यूरोप में एक जगह है एक्स ला सापेल, उसकी संधि से समाप्त हुई, और दूसरी पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ है कर्नाटक युद्ध।
अब 30 देखो, फिर ये यहाँ से इंडिया में है पांडिचेरी, याद रखना, इससे समाप्त हुआ है। अब ये तीसरा, ये 54 में खत्म हुआ और 56 में तीसरा फिर स्टार्ट हो जाता कर्नाटक का युद्ध 56 से 63 तक, यानी 17 से 56 से 17 से 63 तक ये भी युद्ध 60 मतलब 7 साल तक चला। देखो तृतीय कर्नाटक, इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने 1760 में बांडीवास के युद्ध में फ्रांस वालों को भी खदेड़ दिया। अंग्रेज मतलब रुक ही नहीं रहे थे, अंग्रेजों का मेन मोटिव ही था कि किसी प्रकार से हम एक सत्ता हमारी रहे बस, और यहाँ कोई नहीं रुके। तो उन्होंने पहले बेदरा के युद्ध में डचों को भगाया, पुर्तगालियों को भगाया स्वाली के युद्ध में, और फिर इस युद्ध में यानी बांडीवास के युद्ध में 1760 में उन्होंने फ्रांस वालों का भी सफाया कर दिया। इसीलिए 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए थे और उसका अंततः परिणाम ये हुआ कि फ्रांस वाले हार गए और ब्रिटेन वाले जीत गए। तो फ्रांस वालों का फिर यहाँ इंडिया में सफाया हो गया। यहाँ पर यूरोपीय शक्ति इनका मुकाबला करने के लिए बची नहीं थी। अब जो इंडिया की शक्ति थी उनसे अब अंग्रेज भिड़ेंगे, अपनी जो कंपटीटर थे यूरोप वाले उनसे ये मुक्त हो गए, यानी कि पहला सफाया कर दिया पुर्तगालियों का ये पाली के युद्ध में, ठीक, यहाँ पर, और ये वेदरा के युद्ध में डचों का, और ये बांडीवास के युद्ध में कर दिया सफाया फ्रांस वालों। अब देखिए क्या होता है आगे। अब अंग्रेज फ्रांसीसी, अंग्रेज विजयी हुए, चला तीसरा, इसमें देखो कि अंग्रेज विजयी हुए, इनका जो नेतृत्व करता था वो था आयरकूट, और इनका था जो नेतृत्व करता वो था काउंट डी लाली। ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में। ये जितने हमने बताए यानी मोस्टली मतलब संधि से कई बार क्वेश्चन बना है कि संधि का क्रम समझा दीजिए, क्रम बता दीजिए, एक्स ला सापेल, और दूसरी पांडिचेरी, और फिर तीसरी बांडीवास, इनका क्रम लगवा लेता है, या युद्धों का टाइमिंग पूछ लेता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये ध्यान रखना, युद्धों की टाइमिंग देख लेना और संधि याद रखना। बस किस किस से हुआ अब तो ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा, अंग्रेज वर्सेस फ्रांस है। अब इनका नेतृत्वकर्ता भी एक बार पूछा गया था कि कौन था, तो इनका आयरकूट था, इनका था काउंट डी लाली। ठीक, तीनों युद्ध समाप्त हो गए और अब अंग्रेज मुक्त हो गए अपने मतलब प्रतिस्पर्धियों से। अब आइए बंगाल की स्थिति क्या है, बंगाल को देखते हैं क्या चल रहा है। प्रथम नवाब जो है ना बंगाल के, वो बने हैं मुर्शिद कुली खां। इनको जो है ना औरंगजेब ने नियुक्त किया था, और औरंगजेब द्वारा नियुक्त होने वाले अंतिम नवाब हैं। उसके बाद फिर बंगाल स्वतंत्र हो गया और किसी मुगल बादशाह ने नवाब लोग वहां स्थापित नहीं किए, ये औरंगजेब ने स्थापित किए, और औरंगजेब की मृत्यु हो गई, फिर इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो मुर्शिद कुली खां, इनका वास्तविक नाम था सूरज नारायण मिश्रा, याद रखना, ठीक, सूरज नारायण मिश्रा। अब क्या हुआ कि ये मुर्शिद कुली खां नवाब बन गए, फिर इनमें नवाबों का क्रम चला है। मुर्शिद कुली खां आए, फिर उसके बाद आपने सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा, ठीक, ये वो भी यहीं का था। एक और नवाब थे, तो ऐसे करके नवाब आए, तो उन सबका नवाब का नाम आपको ध्यान नहीं रखना, इनका ही रखना, मुर्शिद कुली खां और सिराजुद्दौला, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनका देखना है, ठीक। एक अलीवर्दी खां करके हैं, उनका है, देख लीजिए। अब हुआ क्या कि फर्रुख सिंह ने अंग्रेजों के लिए सुनहरा फरमान जारी कर दिया, यानी मुक्त व्यापार। ये एक लंपट टाइप का मतलब वो था मुगल बादशाह, इसने बंगाल में
अंग्रेजों को फ्री ट्रेड करने का शाही फरमान निकाल दिया। कर मुक्त व्यापार करने का शाही फरमान बोलते हैं उसे, वो निकाला इसने 1717 ईस्वी में। 1717 ईस्वी में शाही फरमान निकाल दिया इसने। अंग्रेजों से कहा आप व्यापार कीजिए और कोई टैक्स नहीं, वो उसे कहते हैं कि फरमान था। अब उसका दुरुपयोग करने लगे अंग्रेज। अंग्रेज क्या करने लगे, अपना तो व्यापार करते थे, उसे दिखाते थे, तो अधिकारी टैक्स नहीं लेते थे। अब उसको बेचने लगे, वो उस शाही फरमान को अंग्रेज बेचने लगे, दूसरे को दे देते थे, कहते थे आपका भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इसके बदले में आप आधा टैक्स हमें दे देना। यानी सपोज दैट, आप सोचिए कि जैसे आपको 100 रुपये लगते हैं, ठीक है, जैसे किसी चीज को आपको 100 रुपये लगते हैं, ठीक, आप कहीं कोई चीज ले जाते हैं तो 100 रुपये लगते हैं, और हम आपको एक नोटिस दे दें, यानी शाही पत्र दे दें, और आप इसे दिखा के जाएं तो आपको जीरो, शून्य पैसे लगे आप पे, ठीक है, आप पे कोई कर नहीं लगे। अगर नहीं दिखाएंगे तो 100 लगेंगे। तो अंग्रेज कहते थे आप ये ले जाइए और आप पे कोई कर नहीं लगेगा, लेकिन उसमें से 50 रुपए आप हमें दे दीजिए, क्योंकि हम आपके 100 रुपए बचा रहे हैं, तो 100 में से आपके 50 तो बच गए, और ये 50 रुपए हमको दे दीजिए आगे। तो अंग्रेज इस हिसाब से दुरुपयोग करने लगे थे, यानी अपना तो फ्री चला ही रहे थे, दूसरों को और देने लगे, और उससे आधा कर लेने लगे, आधा उनका मुक्त कराने लगे। तो जैसे हम ही हैं, हम पे 100 रुपए लगे, और हमें कोई ऐसा ऑफर दे दे कि 50 ही लगेंगे, 50 तुम्हारे मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो 50 हमें देने पड़ेंगे, हम तो दे देंगे। वही हुआ, चीजें बंगाल में चलने लगी। अब अंधाधुंधी स्टार्ट हो गई। तो ये जो है सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का पोता था। जैसे ये सिराजुद्दौला का नाम हमने लिया था, ये अली वर्दी खां का पोता था, ने वापस कर लेने का फरमान जारी किया। अब इसने कहा कि हम वापस कर लेंगे, लेकिन इसकी मानता कौन है? अंग्रेजों ने सुना ही नहीं, इस कान से लिया, इस कान से निकाल दिया। तो सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम में आक्रमण करके अंग्रेजों को कैद कर लिया। हुआ यूं था कि जो अंग्रेज थे ना, बंगाल में गए, तो बंगाल में जाके एक किला बनाने लगे। अब उस किला को, वहां का जो पहला नवाब ये हो गया मुर्शिद कुली खां, ये मुर्शिद कुली खां, फिर ये बना था अली वर्दी खां, ठीक, अली वर्दी खां, उसका पोता था सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला। इसकी एक मौसी थी घसीटी बेगम नाम की, है, सेठ दौलत चंद भी थे, ऐसे करके कई लोग थे, इसकी सेना में ही थे वो। मौसी घसीटी बेगम थी तो वो तो रिश्तेदार थी, लेकिन दौलत चंद और मीर अमीर चंद थे, तो ऐसे करके कई लोग थे और इसकी सेना में थे। सेठ अमीन चंद थे और दौलत बेग थे, ये नाम थे उनके। तो इसके मतलब उसमें रहते थे, संरक्षण में। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों ने उस जगह को किलाबंदी स्टार्ट कर दी, उस पर किला बनाने लगे, फोर्ट विलियम नाम का, ये देखो लिखा है फोर्ट विलियम नाम का, अंग्रेज जो है किला बनाने लगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि हाँ आप किलेबंदी नहीं कर सकते, आप व्यापार करना है व्यापार करिए, और यहाँ पर फैक्ट्री मत डालिए या किलाबंदी मत कीजिए। वो नवाब था, जब उस नवाब की बात इन्होंने नहीं मानी, अवहेलना कर दी, जब इन्होंने उस बात की अवहेलना कर दी, तो फिर सिराजुद्दौला ने वहां पर आक्रमण करके अंग्रेजों को कैद कर लिया। जब अंग्रेजों को कैद कर लिया, क्योंकि जब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और उसका विस्तार करते रहे, फोर्ट विलियम का बनाते रहे किला। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ गोदाम बन जाए, जैसे गोदाम बन जाए, कोई भी माल ना यहाँ रखें, और अगर कोई भी भविष्य में लड़ाई हो तो इसको हम एक मतलब एक ऐसी लोकेशन की तरह यूज करें जो लोग हमें युद्ध में ना हरा पाए। तो इसीलिए सिराजुद्दौला ने मना किया था, तो अंग्रेज माने नहीं। तो जब अंग्रेज नहीं माने तो फिर उन्होंने आक्रमण करके अंग्रेजों को कैद कर लिया। अब कैद कर लिया जब सिराजुद्दौला ने, तो फिर देखो क्या होता है, कैद कर लिया और कोठरी में डाल दिया, जिसमें लगभग 400 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। आप कहोगे हंस क्यों रहे हैं? हंस इसलिए रहे हैं कि इनसे मना किया था कि मत उलझो, मत 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 फैक्ट्री मत बनाओ या फिर मत वो करो, लेकिन अंग्रेज हैं, मानते कहाँ।
तो सिराजुद्दौला ने सबको लिया और एक कमरा था, थोड़ा संकुचित कमरा था, उसमें भर दिया उन लोगों को। जितने लोग थे, यहाँ पर 400 बता रहे, तो 400 लोगों को एक कमरे में भर दिया और गेट लगा दिया और तर ऊपर तर भर दी। और जैसे ना कहते गैस चैम्बर में, मतलब चैम्बर टाइप का बना दिया। तो उसमें 146 लोग भरे थे। यहाँ पर ये डाटा गलत यूज कर रहे हैं। 146 का उल्लेख करता है, जो वहाँ का जो राइटर भी फंस गया था उसमें, शायद हेनरी नाम है उसका, उसने 146 लोगों का उल्लेख करता है। ठीक, 146 में से सिर्फ 23 जिंदा निकले। तो कितने लोग मर गए थे? यानी 123 लोग मर गए थे और 146 कैद हुए थे। तो उन्होंने एक कोठरी में बंद कर दिया और ऐसे मतलब कूच कूच के, कहते ना, जैसे कभी आप गांव में रहे हो तो जैसे भुस होता है, भुस में कूच कूच के भरा जाता है। कूच कूच मतलब उसे खूंद खूंद के, तो खूंद खूंद के भर दिया था और ऊपर से डाला गया था गेट लगा के, और एकदम डाल डाल के, और कहते ना ऐसे मट्ठा कभी फिरते हुए देखा है? एकदम ऐसे करके घुमा घुमा के खूब उनकी रबड़ी बनाई वहां में। तो उन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होने लगी, जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, इतने लोग भर दिए हैं। तो इसलिए में से 146 में से सिर्फ 23 जिंदा निकले थे। कहते हैं कि हिंदुस्तानी से पंगा ना लो, लेकिन ले लिया, तो ले लिया तो फिर जान गंवानी पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर 123 लोग मारे गए थे। इसे काल कोठरी की घटना कहते हैं, यानी काल कोठरी की घटना। उस कोठरी में भर दिया था, यहाँ गैस मतलब ऑक्सीजन ना मिलने की स्थिति में इतने लोगों की मृत्यु हो गई थी। अब स्थिति आगे बढ़ती है। अब अंग्रेजों को गुस्सा आ गया कि इन्होंने हमारे मतलब लोगों को कैद करके और उसमें मार दिया ले जाके। फिर होगा प्लासी का युद्ध। अब जैसे ही फिर उन्होंने उसका विस्तार स्टार्ट किया, जैसे जब उन्हें कैद कर लिया तो उन्होंने मना कर दिया, फिर स्टार्ट कर दिया। अब अंग्रेज मान ही नहीं रहे थे, तो फिर प्लासी का युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला वर्सेस अंग्रेज। और उसमें हुआ क्या, 23 जून 1957 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से था रॉबर्ट क्लाइव, और यहाँ ये थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला हार गए, अंग्रेज जीत गए, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। और ये जीत ऐसे गया, ये इनकी जीत वास्तविक जीत नहीं थी, ये षड्यंत्र था युद्ध में। षड्यंत्र ऐसा था कि इन्होंने इसका जो सेनापति था और जाफर, उसको भी मिला लिया था। और सेठ हमने अभी बताया था, अमीन चंद थे, हैं, इसकी बेगम, इसकी मौसी थी घसीटी बेगम, यानी तो इसकी मौसी घसीटी बेगम, और जो इसका सेनापति मीर जाफर, और जो सेठ अमीन चंद थे, इन सबको मिला लिया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने रातों रात उन्हें पैसे देकर षड्यंत्र करके अपने पक्ष में कर लिया था, और ये अकेला रह गया था, इस चीज की इसे भनक नहीं थी, और ये युद्ध में चला गया। लेकिन वहां जाके देखा कि चीजें बदल गई, यानी लोगों ने धोखा किया। तो सेना तो लड़ी थी, लेकिन इन लोगों ने षड्यंत्र करके इसे युद्ध में हरवा दिया, तो ये भागा, तो ये फिर मार गया। तो हाँ, सिराजुद्दौला भी मारा गया और रॉबर्ट क्लाइव युद्ध जीत गया। तो ऐसे करके बक्सर जो प्लासी का युद्ध है वो अंग्रेज षड्यंत्र से क्लाइव ने जीत लिया। ठीक, प्लासी का युद्ध कब हुआ ये बहुत पूछता है, 23 जून 1757। ठीक, ये याद रखना। सिराजुद्दौला और अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था, उसने मिला लिया था, इसकी मौसी को मिला लिया था, इसके सेनापति मीर जाफर को मिला लिया था, और वो सेठ अमीन चंद थे, ऐसे करके दौलत राय थे, बहुत सारे लोग थे, उनको मिला लिया था। जाफर को मिला लिया था, जाफर से कहा था कि तुम्हें हम वो बना देंगे, नवाब बना देंगे। अब जाफर मिल गया नवाब बनने के उसमें, कि नवाब बन जाएंगे, यहाँ कहाँ सेनापति हैं, तो उस हिसाब से फिर जाफर को भी मिला लिया। अब जफरा बन गया नवाब अब जाफर आए, तो फिर हुआ बना नवाब। तो फिर स्थिति यूं चली कि जैसे जाफर बहुत दौलत देता था,
तो अंग्रेज लेते गए दौलत को। तो एक समय आएगा, कोई स्थिति होती है, मतलब बोनस दो, फिर उस हिसाब से चलता रहे, तो फिर तुम्हारे पास पैसे की कमी तो महसूस होगी ना, पैसे खत्म तो होंगी। तो फिर खत्म होने लगे तो जाफर होने लगा दुखी, तो जाफर ने किया षड्यंत्र। जाफर मिल गया था फ्रांसीसियों से। तो फिर इसको पता चल गई अंग्रेजों को कि फ्रांस के साथ मिलकर जाफर षड्यंत्र कर रहा है, तो फिर अंग्रेजों ने जाफर को हटा दिया। जाफर को हटा दिया तो जाफर तो मच्छी मारने चले गए, और उसकी जगह पे बनाया उन्होंने नवाब मीर कासिम को, अंग्रेजों ने। तो जाफर क्यों हटा था, ये ध्यान रखना है। यानी कि जब सिराज हारा, तो सिराज हारने की शर्त ही ये थी कि हम जाफर तुमको नवाब बनाएंगे, लेकिन जाफर दौलत देता गया, उतने ही अंग्रेज उस पर दौलत और ज्यादा मांगते गए, तो एक दौलत की लिमिट होती है, तो फिर नहीं दे पाया। तो उसने षड्यंत्र किया फ्रांसीसियों से मिलके कि हम तुम मिलके अंग्रेजों को भगा देते हैं, और ये मालूम ही नहीं है, पप्पा जी सबको भगा के आए हैं अंग्रेज, मतलब डचों को भी हरा के आए हैं, पुर्तगालियों को भी हरा के आए, फ्रांस वालों को भी मतलब उस हिसाब से हरा के आए हैं, लेकिन अभी फ्रांसीसियों को उन्होंने हराया नहीं था 57 के युद्ध तक, लेकिन अब हराएंगे। जब इन्होंने षड्यंत्र देख लिया, तो जाफर को उन्होंने पद से हटा दिया इसी षड्यंत्र की वजह से। अब जाफर हट गया, और फिर इन्होंने एक नया नवाब बनाया, मीर कासिम। नवाब मीर कासिम, तो पहला नवाब, तो ये जो युद्ध में 57 में सिराजुद्दौला ये मारा गया, फिर जाफर बना, और जाफर के बाद जाफर को हटाया क्योंकि षड्यंत्र किया था इसने, फिर बनाया मीर कासिम को नवाब। अब मीर कासिम नवाब बने, तो मीर कासिम ने भी मतलब वही स्टार्ट किया, चल ही रहा था। तो मीर कासिम ने क्या किया, वो शाही फरमान सबके लिए फ्री कर दिया। पहले सिर्फ अंग्रेजों के लिए फ्री था, इसने कहा सबके लिए फ्री है, कोई किसी पे कोई टैक्स नहीं लेगा, अगर एक के लिए फ्री है तो सबके लिए फ्री है, और ना किसी के लिए फ्री नहीं है, तो इसने सबके लिए फ्री कर दिया। तो अंग्रेजों की जो कमाई थी वो खत्म हो गई। तो वो से 50 रुपए तो ले लेती थी, तो वो 50 रुपए आना बंद हो गए। और पहले उनका तो फ्री चल ही था, चलता ही था, आम जनता का नहीं चलता, तो आम जनता से उस अपना बुक कार्टिल दे के, लोग शाही फरमान दे के वो पैसे ले लेते, तो वो भी आमदनी बंद। अब अंग्रेजों ने कहा कि भला इसको नवाब बनाया, इसने सो मतलब आमदनी बंद कर दी, मतलब जो लाभ था वो बंद हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि देखते हैं किसी और को नवाब बनाने की जुगत में वो लग गए। इसने एक तो एक शाही फरमान था, ये कर सबके लिए फ्री कर दिया, एक काम ये किया। और इसने राजधानी पहले थी मुर्शिदाबाद, ठीक है, जो राजधानी थी मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद राजधानी से इसने मुंगेर ट्रांसफर की, तो राजधानी है वो ले आया ये मुंगेर। अब इसने जो राजधानी है मुंगेर ले आया, और मुंगेर लाके मुंगेर में एक गोला बारूद का कारखाना डाल दिया। क्या क्या काम की कासिम ने, यानी कि पहले शाही फरमान रद्द किया, तो अंग्रेजों का लाभ कम हो गया, शाही फरमान रद्द हो गया। फिर दूसरा इसने राजधानी परिवर्तित की, यानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आया। मुर्शिदाबाद बंगाल में था और मुंगेर थी बिहार में, और मुंगेर में ही इसने गोला बारूद और कट्टा तमंचा की एक फैक्ट्री डाल दी हथियार बनाने के लिए। तो इसने 3 काम किए, और अंग्रेज समझ गए कि इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं, कि पहले तो इसने शाही फरमान रद्द किया, और शाही फरमान सबके लिए फ्री कर दिया, फिर इसने राजधानी भी परिवर्तित कर ली, बंगाल से मतलब मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया, और मुंगेर में एक गोला बारूद का फैक्ट्री भी डाल दी। इसको ये क्या जरूरत पड़ेगी गोला बारूद की फैक्ट्री डालने की, ये तो हमारी छत्र छाया में मतलब जी रहा था, हमने ही नवाब बनाया था, तो हम है ना सुरक्षा के लिए। तो फिर इसने गोला बारूद की फैक्ट्री क्यों डाली, अंग्रेजों को खटक गई, अंग्रेजों को पता चल गया कि ये इसकी कोई प्लानिंग चल रही है। तो जब अंग्रेजों ने इसे हटाने की बात की, तो इसने क्या किया, विद्रोह कर दिया। वो कर दिया तो अंग्रेजों से इसके दो दो हाथ वहां पर हो गए। जब ये हो गए, तो ये जीत नहीं पाया अंग्रेजों से, तो फिर ये भाग आया, और भाग के आ गया ये अवध में। मीर जाफर, मीर कासिम, पूरी स्थिति आपको समझ में आ रही है क्या क्या हो रहा है। यानी सिराज के बाद जाफर, मीर जाफर, और मीर जाफर ने षड्यंत्र किया तो मीर कासिम। अब कासिम ने भी मतलब शाही फरमान रद्द किया, राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया, गोला बारूद का कारखाना डाल दिया मुंगेर में। तो फिर कासिम को भी हटाने की बात आई, तो कासिम नहीं हटा, तो उनसे मतलब हो गई झड़प। अब जब झड़प हो गई तो कासिम की पेश नहीं गई, तो कासिम भाग आया, और कासिम आ गया अवध में। और कासिम आके अवध के नवाब यानी शुजाउद्दौला,
वो था बंगाल वाला सिराज। देख लेना, दोनों डोला ही डोला है, यहाँ पर सिराज है, सिराज और शुजा, यानी वो सिराजुद्दौला है, ये शुजाउद्दौला, प्लस मुगल राजा शाह आलम द्वितीय, तीनों ने मिलकर त्रिगुट सेना बनाई। जब तीनों ने मिलकर त्रिगुट सेना बनाई कि अंग्रेजों को हराना है, तो जब ये तीनों मिल गए, यानी मुगल बादशाह उस समय शाह आलम सेकंड था, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और जो बंगाल का नवाब था जो भाग के आ गया था अवध में, उसका नाम था मीर कासिम। अब ये तीनों ने त्रिगुट सेना बना के अंग्रेजों से लड़ी, और उसी युद्ध को कहते हैं हम बक्सर का युद्ध। और ये लड़ा गया है 1764 में 22 अक्टूबर को। वो 23 जून को है, ये 22 अक्टूबर को है। अब इसमें हुआ क्या, इधर से जो अंग्रेज की तरफ से था वो था हेक्टर मुनरो, नया लौंडा था 24 साल का, और उसे मतलब दे दी AK-47। AK-47 के सामने इनके मतलब जय महाकाल तलवारें, और वो कहाँ टिकेंगी आप सोचिए। अब एक तलवार और गुलेल से लड़ी, वो उधर AK-47 हो, तो फिर उसके सामने टिकेंगे। वहां पर मतलब जो आधुनिक हथियार थे वो थे अंग्रेजों की तरफ से, और इनकी तरफ तलवारें थी, तो ये था, तो हार गए, ये तीनों मिलके हार गए। एक एक तो ये समस्या है ना, एक हारता समझ में आता। देखो ये नवाब हार गया, और शुजाउद्दौला हार गया, शाह आलम मुगल बादशाह हार गया, तो फिर इसे टक्कर देने वाला कौन था, आप समझ रहे हैं। यानी कि पहले इन्होंने साइड किया यूरोपीय शक्तियों को, अब इन्होंने साइड कर दिया भारत की शक्तियों को। यानी कि देखो बंगाल के नवाब को, कासिम को हरा दिया इसी युद्ध में। अब यहाँ पर कासिम हारा, यहाँ पर जो अवध का नवाब है ये हारा शुजाउद्दौला, तो मुगल बादशाह शाह आलम तीनों हार गए इस युद्ध में। हेक्टर मुनरो ने तीनों को हरा दिया, और इस युद्ध में हारने के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि हुई है 1765। अब इलाहाबाद की संधि हुई, अब इलाहाबाद की संधि करने के लिए अब ये ध्यान रखना, यानी कि जो पहला 57 का युद्ध हुआ था वो क्लाइव था उस समय, यहाँ पर क्लाइव था, लेकिन यहाँ पर हेक्टर मुनरो है नेतृत्व करता। पहले क्लाइव ने जीता 57 का षड्यंत्र से, लेकिन उस षड्यंत्र को वास्तविकता में जो प्रमाणित करने वाला युद्ध था वो युद्ध था बक्सर का। इसमें इन्होंने कोई षड्यंत्र नहीं था, जमीनी स्तर पर लड़ा गया युद्ध था, और इसमें कोई छल फरेब की बात नहीं थी। वास्तविक रूप से अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की तीन तीन शक्तियों को एक साथ पराजित किया था, यानी बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम थर्ड। तो अब इनको कोई रोकने वाला नहीं था अंग्रेजों को, क्योंकि उन तीन शक्तियों को साइड कर दिया, पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी, और इधर तीन शक्तियों को हरा दिया। अब आके इलाहाबाद की संधि हुई, और इलाहाबाद की संधि करने के लिए इन्होंने क्लाइव को ही बुलाया, क्योंकि क्लाइव को बहुत अच्छी समझ थी बंगाल की कि क्या कैसे कब क्या करना है। तो फिर बंगाल में क्लाइव को फिर वहां से बुलाया लंदन से, तो क्लाइव आया, और क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की, और इलाहाबाद की संधि भी दो संधि हुई है, एक मतलब अगस्त में हुई है, एक 8 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। तो इतना डीप में आपको नहीं जाना, बस इतना ध्यान रखना, इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, ठीक। और क्लाइव ने कराई आके, और फिर यहाँ से द्वैत शासन आरंभ हुआ। यानी द्वैत शासन का क्या मतलब है, यानी एक सत्ता चलेगी अंग्रेज के हाथ में, और एक चलेगी निजाम या निजामत के हाथ में, ठीक। और ये शाह आलम सेकंड, इससे कहा भाई तुम ये बताइए आप क्यों आई, हमने मतलब सिर्फ लड़ना चाहते थे मीर कासिम से, तो मीर कासिम से लड़ने देते थे, आप क्यों आए। तो उन्होंने कहा माई बाप हमको छोड़ दीजिए, हमसे गलती हो गई है। तो फिर उन्होंने कहा ऐसे नहीं छोड़ेंगे, अब आए हैं आप, गलती की है तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो इलाहाबाद की संधि करके इन पे अपमानजनक संधि की गई, और इनसे इलाहाबाद का कड़ा वाला क्षेत्र और वो सब ले लिया गया, और जो युद्ध का पूरा खर्चा था, जितना भी खर्चा हुआ, वो युद्ध का खर्चा इनसे मतलब लिया गया। शायद उस समय के करीब शायद 65 लाख या कितने खर्चे में युद्ध का खर्चा हर्जाना इन्हीं से लिया गया, मुगल बादशाह शाह आलम से, ठीक, ध्यान रखना। तो ये, और इनसे भी पूछा गया कि भाई ये बताइए आपका हमने क्या बिगाड़ा था, ये सुजाउद्दौला। तो उन्होंने कहा था
हमको तो ये मीर कासिम लेके आया, हमें क्या पता था मतलब क्या होगा। तो शुजा-उद-दौला को तो मार मार के सुझा दिया। तो ये याद रखना, यानी शुजा हुआ बादशाह और सिराज। तो सिराज मतलब सिराज का तो सर ही काट दिया, ऐसे याद रखना। इनमें अगर कंफ्यूजन हो तो सिराज का तो सर काट दिया, सिराज मतलब सर। और सुजाऊ मतलब इन्हें मार मार के सुझा दिया अंग्रेजों ने, शुजा-उद-दौला को मार मार के सुझा दिया, उसका सर काट दिया। और मीर कासिम बहुत मारा, और सारा नहीं लेकिन इनसे संधि की तो पूरा खर्चा इनसे ही ले लिया, इनका क्षेत्र भी ले लिया उन्होंने इलाहाबाद की संधि में। ठीक है, और बंगाल में फिर द्वैत शासन स्टार्ट हो गया। और वो लॉर्ड क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। तो ये हो गया बंगाल का। अब इसके आगे जो है मैसूर का स्टार्ट होगा। ठीक, तो मैसूर का युद्ध होंगे वो भी। हम्म, ठीक है, तो बंगाल ऐसे सफाया हो गया, यानी पहले बक्सर, फिर मतलब पहले प्लासी फिर बक्सर। अब इंडिया में अंग्रेजों की सत्ता को कोई चुनौती देने वाला जो था वो एक ही था, वो थे मराठे। और मराठों का भी अभी बारी बारी से आने वाला है नंबर। जो षड्यंत्र से क्लाइव ने प्लासी को जीता था, उस षड्यंत्र की पुष्टि बक्सर ने जमीनी पृष्ठभूमि पे कर दी, और उसमें श्रेष्ठ साबित हुए अंग्रेज। और इंडिया के तीनों शासक एक साथ हार गए। अपमानजनक संधि की, युद्ध का खर्चा दिया और सारा क्षेत्र भी दिया, और पिटाई वो अलग। अब आइए मैसूर पे। मैसूर पे क्या है, मैसूर के भी इन्होंने, मैसूर युद्ध हुए चार, वो चार युद्ध इन्होंने मैसूर से भी लड़े हैं। ठीक, तो पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है, यानी यहाँ पर मैसूर में एक शासक था, इसका नाम था मतलब हैदर अली। ठीक, वो हैदर अली शासन करता था मैसूर में। तो मैसूर में शासन करता था उस समय। फिर अंग्रेजों ने 1767 और 69 के करीब पहला युद्ध हुआ है, यानी ये हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, ये पहला युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल क्यों लगाते हैं, अंग्रेजों के लिए, यानी अंग्रेज और मैसूर युद्ध। मैसूर में शासक कौन कर रहा है, यानी हैदर अली शासन कर रहा है। तो पहला युद्ध इनके साथ हुआ, कब हुआ, 67 से 69, 2 साल चला। तो इसमें हैदर अली जीत गया था, यानी हैदर अली जीता, अंग्रेज हार गए थे इसमें, ध्यान रखना। तो इन्होंने समझौता किया और मद्रास की संधि से ये समाप्त हुआ। किसकी संधि से, मद्रास की संधि से। ये संधि और कर्नाटक के युद्ध की संधि बहुत पूछी जाती है, याद रखना। कौन कौन सी संधि क्रम लगवा लेता, कौन कौन सी क्या है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मद्रास की संधि से समाप्त हुआ पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। कब लड़ा गया था, 1777 मतलब 67 से 69 के बीच में। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होगा। इसमें क्या हुआ, 80 से 84 के बीच लड़ा गया। इसमें 80 से 84 के बीच लड़ा गया, द्वितीय मैसूर युद्ध। फर्स्ट ये है। तो इसमें जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, हैदर अली मारा जाता है, मृत्यु हो गई। अब हैदर की मृत्यु हो गई तो हैदर अली का एक बेटा था टीपू सुल्तान, उसने बागडोर संभाल लिया आगे इसी युद्ध में। जब उसने बागडोर संभाली तो फिर वो युद्ध तथाकथित रूप से हार ही गया। हैदर की मृत्यु होगी तो फिर हार गया। तो उसमें क्या है, अंग्रेजों ने मंगलौर की संधि की थी। ठीक, इसकी मंगलौर की। मद्रास की संधि, यानी मद्रास जो एरिया है वो तमिलनाडु में पड़ता है। जो आज का तथाकथित तमिलनाडु है उसे हम पहले मद्रास कहते थे। तो पहली ये संधि मद्रास की संधि, और दूसरी संधि जो हुई है वो मंगलौर। मंगलौर कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ है कर्नाटक में मंगलौर की संधि। तो उस संधि से हुआ, मंगलौर की संधि से दूसरा युद्ध। कब से कब, 80 से 84। ठीक, अब तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है वो हुआ है यानी 1700
1790 से 92। 1790-92 में हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ, क्योंकि हैदर अली मारा गया था, उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, और ये हार गया इस युद्ध में। और पूरा हरजाना भरा। हरजाना कितना भरना पड़ा? 2 करोड़ और 2 बेटे, यानी इसके 2 बेटों को ले गए अंग्रेज और 2 करोड़ रुपया देना पड़ा, हरजाना भरना पड़ा। और ये युद्ध श्री रंगपट्टम की संधि से समाप्त हुआ। रखना, यानी 3 युद्ध हो गए और ये 90 से 92 लड़ा गया। तो ये रंगपट्टनम की संधि से। तो 3 संधि है, मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम। और पहला युद्ध 69, 80, 84, 90, 92। पहले में हैदर अली लड़ा, दूसरे में हैदर अली की मृत्यु हुई, टीपू आ गया, तीसरे में 90 से 92 में टीपू ही लड़ा, हार गया, हरजाना बढ़ा 2 करोड़ रुपए का। और उसके बाद रंगपट्टनम की संधि हुई और 2 करोड़ का हरजाना देना पड़ा। ठीक, इस 3 युद्ध हो गए, चौथा युद्ध और होगा। चौथा युद्ध चतुर्थ आंग्ल युद्ध। ये देखो जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये बेसिकली 99 हुआ, 98, 99 लिखा हुआ है, सुल्तान वर्सेस अंग्रेज। और उस समय जो था बेलेजली था, लॉर्ड बेलेजली, और टीपू सुल्तान उस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। ठीक, 1799 की बात है। तो टीपू सुल्तान इस चतुर्थ आंग्ल युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। तो ये युद्ध थे 4, और इनमें 3 में संधि हुई। अब जो इसमें मारा ही गया तो इसमें संधि क्या होगी? ठीक है, तो इतना हो गया है, ये याद रखना। तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ लिया है उतना याद रखना। इससे आगे जो हम लोग हैं वो आगे फिर उसमें पढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, यानी कि इसमें 4 युद्ध हुए। तो पहला 67, मतलब 67 से 69, और मद्रास की संधि। ठीक, दूसरा मैंगलोर की संधि, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। इनका डेट और इनकी संधि याद रखना। 100 बार क्वेश्चन पूछा गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। कर्नाटक की संधि सजा दीजिए क्रम से, या फिर आंग्ल मैसूर की युद्ध सजा दीजिए, मतलब संधि सजा दीजिए क्रम से, और या फिर युद्धों का मतलब कालक्रम। तो ये याद रखना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो से करीबन आपको 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी कि उनका क्रम लगा लेता है कि उनकी जो स्थापना है कंपनियों की वो बता दीजिए, या फिर जो अंग्रेज यूरोपीय आए उनका क्रम बता दीजिए। ठीक है, तो वहां पर एक क्वेश्चन यानी क्रम उनका पूछ लेता है, और या उनकी कंपनी स्थापित हुई उनका, और या फिर कर्नाटक युद्ध का समय पूछ लेता है, या उनकी संधि, और या फिर आंग्ल मैसूर की ये संधि पूछ लेता है, या मतलब उनका कार्यकाल। और पिलासी और बक्सर